student. Hello student. Very good morning. So we were learning about the instrument and its principle at which these these mechanical, optical and different type of instruments are based on. So in particular uh, mechanical instruments we were discussed about different principle, which is you know what, lever principle, caliper principle या वर्नियर principle, and we have to discuss helical strip method, compound gear method and screw nut method. हमने अभी तक जो है देखा था, वो जो देखा है लीवर मेथड के बारे में हमने पढ़ा है कि लीवर मेथड होता क्या है या वर्नियर स्केल किस तरीके से काम करती है, ठीक है। उसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है डिस्कस करा है। अब जिसके जैसे कि हमने वर्नियर स्केल जब पढ़ा था तो हमने उसमें वर्नियर हाइट केस, डेप्थ केस और सिंपल जो वर्नियर होता है कैलिपर, उसके बारे में डिटेल में जो है वो डिस्कस किया हुआ था। अब हम जो है इसके आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड जो है क्या होता है, ठीक है, जिसपे हमारे बहुत से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड, ये हमारा तीसरा मेथड है जिसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका होता है, आपको जैसे कि पता होगा कि आपके पास अगर कोई एक क्या नाम है थ्रेड है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो दूरी होती है, ठीक है, एक बार अगर हम रोटेट कराते हैं तो अगर आप एक मार्क कर लीजिए एक पॉइंट उन थ्रेड्स पे, तो अगर हम रोटेट कराएंगे तो एक बार रोटेट कराने में वो जो दो थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस होती है उतना हमारा थ्रेड आगे जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास कोई नट है या कोई स्क्रू है, ठीक है, उसको घुमाया जाए तो घुमाने से क्या होगा कि वो एक बार घुमाने पे अपने टोटल पिच के बराबर, यानी कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस होती है उसके बराबर जो दूरी एक बार घुमाने पे वो एक्सियल डायरेक्शन में तय करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अब हम क्या करते हैं कि ये जितनी एक बार घुमाने पे जितनी दूरी जो है तय करता है, अब मान लीजिए हम क्या करते हैं कि सेम जो है एक रोटेशन के लिए उस डिस्टेंस को हम n पार्ट में या n भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। माना कि हमने उसको कई n भाग में या नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। अब मानिए कि जो है जो हमारी पिच है, उस नट की जो पिच है या थ्रेड की जो पिच है उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक चक्कर घुमाने पे क्या होगा, उसके द्वारा टोटल पिच के बराबर डिस्टेंस चली जाएगी, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि n भाग घुमाने पे, यानी कि अगर परिधि जो है क्या नाम है आपके नट की जो परिधि है, ठीक है, अगर उसको आप n बार घुमाएंगे, ठीक है, घुमाने पे टोटल जो चली गई दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, p/n हो जाएगी एक पार्ट के लिए। बात समझिए कैसे क्या है कि हमारा जो मान लीजिए हमारे पास कोई बोल्ट है, नट और बोल्ट की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि जो थ्रेड के बीच में डिस्टेंस होती है उसको पिच करते हैं, ठीक है। एक बार हम रोटेट कराते हैं तो हमारा जो बोल्ट है वो उतने डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जो उसका परिधि है, बोल्ट का जो परिधि है उसको हमने n भागों में डिवाइड कर दिया,
मान लीजिए परिधि उसकी 2 पाई आर की, आर उसका रेडियस है, तो हमने क्या किया, उसको n भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब एक भाग के द्वारा जो है कितना दूर चली जाएगी, अगर हम ये मेजर करना चाहें कि एक भाग के द्वारा कितनी चली जाएगी, तो पिच के बराबर टोटल लेंथ जो है वो आगे बढ़ेगा। तो अगर हम एक भाग घुमाएंगे, टोटल n भाग है, तो n भाग के द्वारा जो है वो p डिस्टेंस चलता है। और अगर एक भाग का हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा p बाई n, यानी कि जो ये लीस्ट काउंट होगा हमारे इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या हो जाएगा, p बाई n हो जाएगा। ठीक है, अब ये n क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच टोटल जो है, जो आपके पेंच या जो आपका स्क्रू है उसकी पिच। पिच की बात करें तो दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, एक बार घुमाने पे ये इतनी लेंथ जो है हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इतनी लेंथ आगे बढ़ेगा हमारा। ठीक है, और बाई n, n क्या है, चूड़ी की परिधि पर, यानी कि जो हमारा स्क्रू है उसके सरकमफ्रेंस पे अगर हम n पार्ट, उसके सरकमफ्रेंस को n पार्ट में डिवाइड कर दें। ठीक है, मान लीजिए हमने सरकमफ्रेंस को 50 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक भाग को घुमाने पे, मान लीजिए हम सरकमफ्रेंसली उसको एक भाग को घुमाने पे, भाई आप सरकमफ्रेंसली पूरा टोटल एक बार घुमाते हैं, तो अगर उसको हम n पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक की जगह हमने n पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब n में से जो है एक पार्ट को यानी कि हल्का सा आप रोटेट करिए, तो वो कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा, तो p बाई n डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। यही इसका लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए कि जो पिच है वो 0.5 mm की है। ठीक है, और 50 जो उसका सरकमफ्रेंस है हमारे इंस्ट्रूमेंट का, वो उसका सरकमफ्रेंस जो है 50 भागों में डिवाइड है। ठीक है, 50 भागों में जो है वो डिवाइड है। ऐसे में क्या होगा कि अगर हम लीस्ट काउंट की बात करेंगे तो 0.5 अपन जो है 50, ये हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.01 mm। इसको आप मीटर और माइक्रोन जिस यूनिट में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसी सिद्धांत से जो हमारा माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर भी एक मेजरिंग डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जो कि आंतरिक और बाह्य डायमेंशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोमीटर है वो स्क्रू एंड स्क्रू नट प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। अब अगर हम बात करें कि आउटसाइड माइक्रोमीटर है ना, या बाह्य माइक्रोमीटर, तो एक बार देखते हैं कैसा होता है। ये आपका आउटसाइड या बाह्य माइक्रोमीटर, ये आपका बाह्य माइक्रोमीटर। अब ये जो थिम्बल होता है, देखिए इसमें क्या क्या है, एक स्पिंडल होता है। ठीक है, एक ये स्पिंडल है, तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ ये लॉक नट है, ये एनविल है। ठीक है, और ये इसका फ्रेम है, ये क्या है, ये जो आप यू शेप का देख रहे हैं ये इसका फ्रेम है। ये स्लीव है जिसपे ये ऊपर आगे पीछे की तरफ रोटेट घूम सकता है। ठीक है, फिर ये एक सर्कुलर स्केल है। ठीक है, इसी को थिम्बल भी, ऊपर वाले बोलते हैं थिम्बल बोलते हैं, पीछे रिसेट होता है। और ये आपकी मेन स्केल है। ठीक है, एक तरीके से जैसे वहाँ पे वर्नियर स्केल होती है, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल है। ठीक है, चलिए ये आपका टोटल कंस्ट्रक्शन है। अब अगर बाय माइक्रोमीटर की बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई इस्तेमाल की बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई छड़ है, कुछ भी है, ये प्लेट की आपको मोटाई नापनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोटाई या डायमेंशन या डायामीटर। ठीक है, इन चीज़ों को आपको आउटसाइड से मेजर करना है, तो उसके लिए हम जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर हम बात करें लीस्ट काउंट की, तो हमारा जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm तक
सॉरी 0.01 mm तक, सोचिए 1 mm कितना छोटा होता है, उसके 100th पार्ट तक जो है ये आपको शुद्धता के साथ मेजरमेंट करके दे सकता है। ठीक है, अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पार्ट्स की बात करें तो स्पेंडल होता है, लॉकनट होता है, स्लीव होती है, थिम्बल होता है, रेचिट होता है, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रेम जो है सेमी सर्कुलर होता है और चिपटा या क्या नाम है आपका राउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, एक सेकेंड, देखिए ये आपका स्पेंडल होता है। ठीक है, ये पोर्शन इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेंडल बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका थिम्बल होता है और स्पेंडल ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट रहता है कि थिम्बल जो है ये इस पे स्लाइड करता रहता है। ठीक है, जब क्या होता है थिम्बल ये यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जैसे आप रोटेट कराते हैं, ये आपका जब आप इसको थिम्बल को घुमाएंगे तो ये आपका आगे पीछे होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल इसमें थ्रेड्स कटी रहती है। तो जब आप उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये अंदर हो जाएगा, जब सीधी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ आएगा, जो आपका स्पेंडल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने इसको रोटेट कराया, थिम्बल को जो आप रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराने क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आपकी साइज, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करा है जिसकी आपको डायमीटर मेजर करनी है, तो जैसे जैसे इसको रोटेट कराएंगे धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, और जब उसके सरफेस को, उसके आउटर सरफेस को टच करेगा तो हम फिर रीडिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसमें अभी करंट में क्या रीडिंग है, और यहाँ से आपको एक लॉक नट दिया रहता है जिसके थ्रू आप इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब एक बार यहाँ पे सरफेस टच कर लेगा, उसके बाद ये जो रेचेट है इसको अगर आप घुमाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, आवाज आएगी। ठीक है, एक क्या नाम है, एक आवाज आती है जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि इससे ज़्यादा आप टाइट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो स्लीव होती है तो इस पे आप जनरली देखेंगे 1 mm या ½ mm की जो है वो आपको मार्किंग मिल जाएगी। ये मेन स्केल आपका होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम जनरली 50 नंबर ऑफ 50 इक्वल पार्ट्स में ये हमारा जो सर्कुलर सेक्शन होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, थिम्बल का। अगर मान लीजिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसको जो आपका एनिविल है और क्या नाम है स्पिंडल है उसके बीच में आप उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, अब जो रेचेट स्टॉप है पीछे पीछे लगा हुआ है, देखिए ये जो आपका रेचेट पीछे लगा हुआ है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे कि आप जो जॉब होगा उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, या प्रेशर डालेंगे। जब क्या एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका जो स्पेंडल है वो क्या नाम है उससे आगे नहीं बढ़ता, दैट मीन्स ये रेचेट आपका आवाज करने लगता है। ठीक है, और इससे आगे लेंथ नहीं बड़ी होती है स्पेंडल की, मतलब कि अब हमारा जो क्या नाम है जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है वो प्रॉपरली कांटेक्ट में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को इसके बीच में प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद यहाँ से आप रीडिंग लेंगे, तो ये तो आपके मेन स्केल की रीडिंग हुई, इसको आप सीधे सीधे डायरेक्ट नोट कर लेंगे। लेकिन ये जो आपको सर्कुलर स्केल दिया हुआ है,
आप देखेंगे कि इसका कौन सा पोर्शन सर्कुलर स्कूल क्या नाम है जो आपका स्केल है, वह कौन सा पोर्शन मैच कर रहा है। और जो सा भी पोर्शन मैच करेगा, ठीक है, जो भी पोर्शन आपका इससे मैच करेगा उसकी रीडिंग नोट करके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमको जो है प्रॉपर रीडिंग मिल जाती है। अगर हम बात करें पिच की, तो जनरली पिच हमारा जो दो क्या नाम है आपके थ्रेड्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, कहीं पे 1 mm और कहीं पे 0.5 mm भी आपको मिल जाती है। देखिए, तो जब बात आती है मेजरमेंट की, तो हमने जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया, प्लेस करने के बाद रोटेट कराते हैं, तो जो ये स्पेंडल होता है उसको टच करता है। टच करने के बाद यहाँ रिचट पे जब आप उसके बाद रोटेट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली एक आवाज़ आने लगी, जिससे आपको पता चल जाएगी कि अभी हमारा जो है ऑब्जेक्ट कंप्लीट जो है वो कांटेक्ट में है। अब हमें मेजरमेंट देखना होगा। तो मेजरमेंट के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो आपकी मेन स्केल है इसकी रीडिंग पढ़ेंगे, और जो सर्कुलर स्केल है उसका उस पर जो ये आपके डिवीजन समझ होते हैं, देखेंगे कौन सा डिवीजन इसमें मैच कर रहा है डेटम लाइन से। जो ये मेन स्केल है उसकी डेटम लाइन से इसका कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, और मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेंगे। उसमें जो डेटम लाइन, जो भी डेटम लाइन से जो सा भी डिवीजन मैच कर रहा होगा उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करा के ऐड कर लेंगे, और इस प्रकार से जो है हमारा मेजरमेंट आउटर माइक्रोमीटर का वो कंप्लीट हो जाएगा। लॉग नट का इस्तेमाल एक बार जब क्या नाम है आप कंप्लीट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो लॉग नट से जो है उस पोजीशन को लॉक कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या जो हमारी क्या नाम है मेजरमेंट मेजर्ड वैल्यू है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है। अगर बात करें, मान लीजिए कि जो पिच है आपके मेन स्केल की, ये मेन स्केल की जो पिच है, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो थ्रेड्स हैं उनके बीच की किसी एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 0.5 mm है। यानी कि पिच आपके जो थ्रेड है उसकी 0.5 mm है। और जो आपका सर्कुलर स्केल है वो 50 भागों में डिवाइड है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिस्ट काउंट हमारा 0.01 mm ऑब्जेक्ट का आ जाएगा। अब अगर देखिए माइक्रोमीटर की हम बात करें तो कई तरीके से आते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, जिनकी रेंज जो है आपको 25 में भी मिल जाएगी, 50 में मिल जाएगी, 75 एंड 100 mm तक की जो है आपको रेंज उसमें मिल जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप लेके एज पर योर रिक्वायरमेंट आप मेजरमेंट्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम टोटल बात करें कि इस प्रकार से अगर हम मान लीजिए जो हम फाइनल मेजरमेंट कैसे फाइनल मेजरमेंट करके रिजल्ट क्या आता है, जैसे मैंने बताया आपको पहले, आपके जो क्या करेंगे जो आपके स्लीप पे या मेन स्केल पे बड़ा पैमाना है, ठीक है, उसकी आप रीडिंग देख लेंगे कि क्या एग्जैक्ट जो है रीडिंग है। उसके बाद आप लिस्ट काउंट से जो है जो आपका थिम्बल होता है बेवल सिरे की संख्या जो भी होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि जो मतलब कि जो भी डिवीजन आपके मेन स्केल पे मैच कर रहा होगा डेटम लाइन से, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके आप जो है फाइनल वैल्यू अपने मेजरमेंट की आप गेन कर पाएंगे। दूसरा है इनसाइड माइक्रोमीटर। ये भी स्क्रू एंड स्क्रू नट प्रिंसिपल्स पे ही काम करता है। इनसाइड माइक्रोमीटर, इसमें क्या होता है इंटरनल जो रेडियस एंड आपका डायमीटर होता है, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल
करते हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है, जिसमें कि आपका एनविल इस साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोमीटर है। और जैसे ही आप यहाँ से क्या नाम है अपने स्लीव और थिम्बल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो है लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, माइक्रोमीटर की आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक्सटेंशन रॉड भी मिलती है, ठीक है, तो ये बढ़ेगी और ये इंटरनली जाके टच कर जाएंगे। तो टच करने के बाद हम रीडिंग जो है वो यूज कर लेंगे। ये जो एक्सटेंशन रॉड होती है ये लेंथ बढ़ाने के काम में आती है। अब अगर हम इनके रेंज की बात करें तो क्या होता है कि इनका आपको जो है आपको रेंज वो 13, 25, 50 एंड 100, 150 एंड 200 एंड 600 mm लेंथ की जो है वो आपको जो है मिल जाएगी। जबकि अगर बात करें कि तो हम 50 से लेके और 650 mm तक के व्यास को इस क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें तो जो हमारा स्क्रू एंड स्क्रू नट या जो माइक्रोमीटर है हमारा सेम लगभग वर्नियर के प्रिंसिपल, वर्नियर के तरीके ही इसका भी प्रिंसिपल है और कार्य प्रणाली जो है सेम उसी तरीके की है। अगर अगर एक देखा जाए ये आपका है, ठीक है, इनसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि आप देख रहे हैं ये आपके जॉ है, ठीक है। आपने एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका आपको इनसाइड डायमीटर मेजर करना हो वहाँ पे आप अंदर उसको प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद इन जॉस को फैला देंगे, ठीक है, ये मूवेबल होता है तो ये मूव करेगा। अब मूव करने के बाद जैसे जैसे आप रोटेट कराएंगे ये बढ़ता जाएगा, इनके बीच की लेंथ बढ़ती जाएगी। और जो जब ये अपोजिट सर्फेसेस को जो है वो टच कर ले जाए, ये स्पेंडल जो है और ये जा जो विपरीत सर्फेसेस है उस पर जाके टच हो जाएंगी तो रेचेट से आपके एक क्या नाम है आवाज़ आती है और उससे हमें ये पता चल जाता है कि अभी इससे ज़्यादा जो है हमें ओपन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप रीडिंग्स को नोट डाउन कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि जो सर्कुलर स्केल है वो किस भी डेटा लाइन से मैच कर रही है और उसको वैल्यू नोट करके उसमें लिस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई हम करवाते हैं, ठीक है। अब बात करें कंपाउंड गियर मेथड की, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संयुक्त गियर विधि। इसमें क्या होता है कंपाउंड गियर में एक रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और इस रैक पिनियन अरेंजमेंट की सहायता से ही हम एक हायर मैग्निफिकेशन जो है वो गेन कर पाते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका ये प्लंजर बना हुआ है, ये टोटल प्लंजर है, ठीक है। इस प्लंजर पे ये रैक बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल रैक। अब क्या होता है रैक के अंदर हमारा एक पिन होता है, ठीक है, जिससे कि रैक को रोटेशन से ये पिन जो है वो रोकता है, मतलब कि अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं होने देता है, ठीक है। अगर आप देखिए अगर बात करें इसके एक्सियल मूवमेंट की तो मान लीजिए ये रैक आपका आगे की तरफ मूव किया तो ये एक आपका पिनियन गियर लगा होता है जिससे कि गियर जीवन पे एक रोटेशन मोशन जो है वो पॉइंट जीवन पे जो है कार्य करता है, ठीक है। अब क्या होगा जिस क्या नाम है आपकी शाफ्ट पे गियर जीवन जो है वो लगा है सेम उसी शाफ्ट पे क्या होगा हमारा एक और गियर लगा होगा अनदर गियर विच इज लार्जर इन साइज देन जीवन एंड जब ये क्या होगा एक ही शाफ्ट में होगा तो जब ये रोटेट होगा तो हमारा G2 भी रोटेट होगा। अब देखिए G2 का जो रोटेट होगा वो जो है स्पीड ट्रांसमिट होगी G3 पे क्योंकि G3 से जो है G2 कनेक्ट
है। G3 और G4 सेम शाफ्ट पे लगे हैं, मतलब कि जिस स्पीड से G3 घूमेगा उसी स्पीड पे क्या होगा, हमारा G4 भी घूमेगा। ठीक है, तो G4 जो है वो एक अनदर गियर, पिनियन गियर, जिसको बोलते हैं G5, और जिससे जो है आपका इंडिकेटर कनेक्ट होता है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं कि ऑयल बंद करते हैं, तुरंत क्या होता है, देखिए जैसे ही आप क्या करेंगे, ऑयल नहीं, जैसे ही आप इंडिकेटर को, ये आपका G4 जो है वो रोटेट करेगा, तो इसके एक रोटेशन से, क्योंकि ये पिनियन गियर है G5, तो इस एक रोटेशन में इसके कई रोटेशन होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि इसका स्मॉल रोटेशन इस G2 को मिलेगा, क्योंकि G1 की वजह से, और ये जो बड़ा गियर G2 है ये G3 से कनेक्ट है, तो ये क्या करेगा, जो भी इस पे इनपुट होगा उसको ये मैग्नीफाई कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके एक रोटेशन में, मान लीजिए इसके 4 रोटेशन होते हैं G3 के, तो जितना एक अगर वैल्यू एक रोटेशन पर मिनट है तो उसको ये 4 रोटेशन पर मिनट कर देगा। ठीक है, और सेम शाफ्ट पे ही जो है G4 लगा है, इसकी साइज और बड़ी है, तो ये 4 रोटेशन पर मिनट को अब ये और 4 गुना बढ़ा देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें एक हाई मैग्नीफिकेशन जो है वो मिल जाता है। बात करें गियर 6 की, तो ये जो आप देख रहे हैं गियर 6, ये क्या होता है, ये पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए, दैट मीन्स कि बैकलैश को रिमूव करने के लिए, गियर्स के बीच में मेटिंग पे बैकलैश एक प्रोसेस होती है, बैकलैश आता है। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम एक स्प्रिंग लगाकर, ठीक है, उसके बाद गियर 6 को जो है कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि अगर वो रोटेट करे तो बैकलैश ना होने पाए, कि हमारा तुरंत ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है प्रेस कर पाए स्प्रिंग फोर्स की वजह से। तो इस तरीके से जो है आपको एक मैग्नीफाइड जो है आउटपुट वो इंडिकेटर पे आपको गेन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा प्लंजर पे अगर देखें तो ये आपका बेस होता है, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग लगी होती है जो प्लंजर की एक्सियल जो क्या नाम है मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें, टोटल कितना मैग्नीफिकेशन हुआ, तो एक तो आपका जब आप 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन हो रहा है, तो दैट इज T2/T3। उसके बाद आप 4 से जब जा रहे हैं 5 पे, मतलब कि ये बड़ा वाला से आप छोटे वाले में जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको हायर मैग्नीफिकेशन मिल रहा है, मतलब कि आसानी से जो है आप जो आउटपुट है, रीडिंग है, उसको आप नोट डाउन कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे कि हमारी रीडिंग क्या है। तो इस तरीके से जो है आपका कंपाउंड गियर मेथड वर्क करता है, और इसी प्रिंसिपल पे जो है आपको कई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है मैग्नीफिकेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट की देखिए, तो क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड गियर मेथड होता है उसमें हम गियर जो 6 नंबर गियर है, गियर 6, इसका इस्तेमाल करते हैं बैकलैश को कम करने के लिए। जब भी गियर मेश होते हैं, आप लोगों ने टॉम में भी पढ़ा होगा, गियर में डिजाइन में पढ़ा होगा। ठीक है, कि गियर क्या करते हैं, उनके बीच में जब मेशिंग होती है तो एक बैकलैश एरर आता है। बैकलैश पीछे की डायरेक्शन में जो कुछ थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आवाज़ भी आती है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक गियर जो है 6 लगाते हैं, वो लगभग गियर 4 के साइज़ का होता है, और सॉरी, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, जिससे कि बैकलैश हमारा कम हो जाता है। हम जो है जो आपकी एक्यूरेसी होती है इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, उसको मेंटेन करने के साथ साथ अगर हम
जो आपका इंडिकेटर है इसे साइज बढ़ाएंगे तो इससे भी हमें एक लार्जर लेवल पे मैग्नीफिकेशन मिलेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक लेंथ के बाद जो है ये इसका वेट बढ़ जाता है, जो आपका वेट होता है ये बढ़ जाता है। तो इसलिए हम एक निश्चित अमाउंट के बाद जो है ये साइज को, इंडिकेटर की साइज को हम बड़ा नहीं करते। ठीक है, जनरली अगर हम इस्तेमाल देखें या एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारा डायल गेज में कंपाउंड गियर मेथड प्रिंसिपल, या आपके सुई में जो आपकी वॉच होती है, ठीक है, रिस्ट वॉच, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा मेथड है उसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रिप मेथड। ठीक है, हेलिकल स्ट्रिप मेथड, या आप हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कुंडलीदार पत्ती विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक आपकी स्टील की जो है हेलिकल स्प्रिंग होती है। ठीक है, ये आपकी एक स्टील की हेलिकल स्प्रिंग होती है, और चूंकि ये ट्विस्टेड रहती है, ठीक है, तो अब जब भी क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन होगा तो इस एंड पे हमको सेम डिफ्लेक्शन गेन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है, तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट का, ये नीचे क्या होता है आपका, एक प्लंजर लगा होता है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये एस सिरा है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इसमें ट्विस्ट आएगा। तो जो प्लंजर है, जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए प्लंजर है आपका मेजरिंग प्लंजर, यहाँ पे कुछ भी टच हुआ, ठीक है, स्टाइलस टाइप का होता है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, थोड़ा सा कंप्रेस होगी तो ये सिरा जो है बाहर की तरफ भागेगा, इस साइड भागेगा। ठीक है, इस साइड भागेगा तो ट्विस्ट आएगा तो हमारा ये पॉइंटर जो है वो रोटेट कर जाएगा, और जो है एक मैग्नीफाइड स्केल पे हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो प्लंजर का थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो आपकी जो स्ट्रिप होती है, हेलिकल स्ट्रिप होती है, उसमें एक्सियल जो है वो टेंशन फोर्स उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो क्या होता है कि आपका इंडिकेटर के डिस्प्लेसमेंट के रोटेशन के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जितना अधिक तनाव होगा उसी अनुपात में जो है आपका यहाँ पे ट्विस्ट जनरेट होगा, और उसी जो स्केल पे जो है आपका ये पॉइंटर रोटेट करेगा, और आपको मैग्नीफाइड वैल्यू जो है वो पता चल पाएगी। तो जनरली आप देखते होंगे कि अगर हम सरफेस फिनिश वगैरह का जो है देखते हैं, सरफेस मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो है हमको इस मेथड का आपको इस्तेमाल देखने को मिल जाता है कि थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी डिफरेंस जो है ये हमें मैग्नीफाइड स्केल पे जो है पॉइंटर द्वारा डिनोट कर दिया जाता है। पॉइंटर से हमको जो है इसका मैग्नीफाइड कैलिब्रेटेड स्केल पे मैग्नीफाइड वैल्यू जो है वो गेन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मैग्नीफिकेशन करते हैं डिफरेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में, और मैग्नीफिकेशन के हेल्प से जो है हम जो माइन्यूट के चेंज है उनको एक बड़े स्केल पे देख के और मेजरमेंट करके कितना चेंज है, क्या वैल्यू है, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो 4 या 5 प्रिंसिपल्स थे, लीवर मेथड, वर्नियर मेथड, उसके अलावा क्या नाम है आपका हेलिकल स्ट्रिप मेथड जो आपने अभी करंट में पढ़ा है, स्क्रू एंड स्क्रू नेट मेथड, ठीक है, और कंपाउंड गियर मेथड, ये हमने जो है टोटल देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, और काइंडली एक बार आप दोबारा से लेक्चर को अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से रिपीट करके देखें, और कोई डाउट हो तो उसको क्वेरी अपना करें। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वो है
प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिक्स में तो आपने यूजुअली पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन्हीं प्रिंसिपल पे जो है हमारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काम करते हैं, और इसके बारे में जो है हम वो नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।